Hello students, today I am going to teach you Business Studies Class 12, Lesson number 10, Financial Market. First of all, I want to tell you the meaning of financial market. Before that, we all of you subscribe my channel to get latest video on various topics. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है बेटा? द फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स। मतलब बेटा, जो लोग पैसे सेव करते हैं अपने पास और जिन लोगों को पैसे उधार चाहिए, उन दोनों को मिलाने का काम जो करती है वो करती है फाइनेंशियल मार्केट। तो बेटा, ये मार्केट ट्रांसफ़र करती है पैसे को या कैपिटल को उन लोगों के पास से जिनके पास सरप्लस है और उन लोगों को देती है जो लोग पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की जिनको ज़रूरत होती है। ठीक है, कि जनरली द इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड सरप्लस, यानी कि जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं सरप्लस यूनिट, और जो होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस उनको हम बोलते हैं डेफिसिट यूनिट। क्योंकि बेटा आपको पता है कि बिजनेसमैन को बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। अगर बिजनेस चल भी रहा है तो उस बिजनेस को और बड़ा करना है, चाहिए पैसा उनको। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो चाहिए पैसे उनको। मीन्स दे आर ऑलवेज नोन एज डेफिसिट यूनिट, बट द हाउसहोल्ड्स और फैमिली मेम्बर्स पीपल्स दे हैव सरप्लस मनी बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी सेव आफ्टर देयर कंजम्पशन आउट ऑफ देयर इनकम। तो वो हमेशा होते हैं सरप्लस यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वही सरप्लस और डेफिसिट यूनिट को मिलाने का काम करती है एज अ बोरोइंग और लेंडिंग पर्पस। इज इट क्लियर? तो नाउ बेटा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम दो ही तरीके से फंड को एलोकेट करते हैं, या तो बैंक के थ्रू या तो फिर फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। बेटा ये दोनों ही क्या करते हैं, सरप्लस को डेफिसिट यूनिट से मिलाते हैं। ठीक है, और बैंक और जो ये फाइनेंशियल मार्केट होते हैं आपकी, ये बोथ आर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, now we discuss about functions of financial market. So there are various functions performed by financial market, out of which first one is mobilizing of savings and channelizing them into most productive uses. ना देखिए, किसी हाउस होल्ड के पास अगर 10,000 रुपीज़ रखा हुआ है तो वो उसका पैसा से रखा ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं अपने आप। और सेकेंडली क्या क्या होता है कि उस पैसे से वो कोई बिज़नेस कर नहीं सकता। 10,000 में क्या करेगा बिज़नेस? तो पैसा उसके लिए प्रोडक्टिविटी नहीं है, पड़ा है 10,000 का 10,000 ही। बट अगर उस जैसे ही उसने फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, डाला, अब उस पैसे को जो भी डेफिसिट यूनिट से इंडस्ट्रीज़ वाले हैं एज अ लोन वहाँ से ले लेते हैं और उस पैसे से करते हैं बिज़नेस। अब वो पैसा प्रोडक्टिव हो गया, मीन्स कुछ ना कुछ काम में आ रहा है और वो पैसा बढ़ेगा धीरे धीरे, तो एज अ इंटरेस्ट या एज अ डिविडेंड के रूप में उस इन्वेस्टर को मिलेगा। सेकंड बेटा है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। बेटा आप सब जानते हैं किसी भी कमोडिटी की प्राइस तभी पता चलती है जब वो चीज़ मार्केट में पहुंचती है। मतलब बेटा मार्केट में हर सिक्योरिटीज़ की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसकी प्राइस तय होती है। भाई किसी भी सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और अगर उसकी डिमांड कम है तो उसकी प्राइस भी कम। तो फाइनेंशियल मार्केट से हम किसी भी सिक्योरिटीज़ की प्राइस को डिस्कवर कर सकते हैं with the help of demand and supply. Third one is provide liquidity to financial assets. मतलब बेटा फाइनेंशियल एसेट्स होती है हमारी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, और बेटा लिक्विडिटी होती है कैश। बेटा फाइनेंशियल मार्केट में हम कैश को आसानी से किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स में कर सकते हैं कन्वर्ट। मतलब हम पैसा लगाएंगे, हमको मिल जाएगी सिक्योरिटीज़, और जब पैसे की हमें ज़रूरत हो, जब चाहे हम तब उस सिक्योरिटीज़ को सेल करके वापस पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। थोड़ा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है कि भाई कौन सी कंपनी शेयर इशू कर रही है, कौन सी इशू नहीं कर रही है, कितने का है, एंड सो ऑन। बट फाइनेंशियल मार्केट में सारी कंपनीज के शेयर्स के रेट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होते हैं इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना नहीं पड़ता है और वो आसानी से जान सकते हैं कि किस कंपनी के कितने प्राइस चल रहे हैं शेयर्स में, और वो पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं।
इसलिए कहा गया है कि रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स के पैसे बहुत कम हो जाते हैं और आसानी से किसी भी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं। Now, there are classification of financial market. The financial market two types की होती हैं, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। गॉट इट? द मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और कैपिटल मार्केट के भी दो पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट वह मार्केट होती है जहाँ पे न्यू इशूअर्स मीन्स न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं, चाहे वो डेब्ट हो चाहे वो इक्विटी हो। और दूसरा सेकेंडरी मार्केट्स वो मार्केट होती है जहाँ पे सेकेंड हैंड शेयर्स डिबेंचर्स परचेज और सेल किए जाते हैं। बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट मनी मार्केट। द मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है जो कि यूज़ होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि जनरली एक साल का होता है, मीन्स विद इन 1 ईयर। तो किसी भी इन्वेस्टर को पैसा अगर एक साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर किसी भी बोरोवर को पैसा एक साल से कम के लिए बोरो करना है, देन दे पीपल गोज टू मनी मार्केट, एंटर टू मनी मार्केट, बिकॉज मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर borrowing and lending of securities or money is for short period of time, that is less than 1 year. नाउ बेटा इसमें आता है कि इसकी कोई भी जोग्राफिकल एरिया फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस डील करते हैं जिनको शॉर्ट टर्म की ज़रूरत होती है, डेब्ट्स की, या फिर लोन चाहिए या फिर उनको पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें कॉमन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल अदर कमर्शियल बैंक्स एंड LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, etc. They all institutions are deals on fraud or on facts. Means with the help of phones or facts, they able to take debt or repay off that also. Now, we will going to discuss about money market features. So firstly, I told you money market is for short term. Secondly, no fixed geographical area, इसका कोई भी geographical एरिया फिक्स नहीं होता है। थर्ड, जो भी मेजर इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, दे आर RBI, SBI, LIC, GIC, UTI, अदर कमर्शियल बैंक, etc. Now, what are the common instruments? Means how the people are generate and get money for short period of time. वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसके ज़रिए? तब वो होता है हमारा कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बिल्स etc. Now, I am going to discuss one by one each and every instruments of money market. तो फर्स्ट वन इज़ कॉल मनी। तो बेटा कॉल मनी वो पैसा बोरो करना या देना होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये जनरली 1 डे के लिए होता है और इसमें संडे को इंक्लूड नहीं करते। जैसे सैटरडे को पैसा लिया गया है तो वो नेक्स्ट डे मीन्स संडे पड़ रहा है तो उसको छोड़ दिया, मंडे को पे कर देंगे, मीन्स संडे बीच में पड़ रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। बेटा क्या होता है, जब कोई भी बैंक टेम्प्रेरी शॉर्टेज ऑफ फंड होती है उसके पास टेम्प्रेरी, तो वो दूसरे बैंक से पैसा ले लेता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉल मनी। एंड बेटा वन मोर थिंग, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी आर एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरीज फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। मतलब बेटा क्या होता है, इसमें एक दिन से लेकर के 15 डेज तक के लिए भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जनरली ये लोग फ़ोन से पैसे मंगा लेते हैं तो एक बैंक दूसरे बैंक से अपनी शॉर्टेज ऑफ फंड को पूरा करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको बताया ना बेटा, पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में, अगर कैश रिजर्व रेशियो जितना कुछ % पैसे को रिजर्व करने होते हैं कम पड़ रहा है तो उस बैंक से मंगा लिया, फिर और पैसा आ जाता है उनके पास, उनका रिजर्व हो जाता है मेंटेन, तो वो लिया वो पैसा वापस कर देते हैं। सेकेंड इज़ अवर ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है?
क्या ट्रेजरी बिल में जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बेटा आरबीआई के थ्रू, या ये कह लीजिए कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रेजरी बिल को इशू करती है। यह एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि वैल्यूज़ लिखी होती है 10,000, 20,000 एंड सो ऑन। तो बेटा इससे क्या होता है कि ये जो आरबीआई है ये जनरल पब्लिक को या अदर बैंक्स को ऑफ़र करती है, देती है ये सर्टिफिकेट्स, इनसे लेती हैं पैसे। सपोज़ जनरल पब्लिक ने या बैंक ने आरबीआई से लिया 10,000 का सर्टिफिकेट, 10,000 प्रिंट है उस पर, उसने परचेज़ किया है 9,000 का 6 मंथ के लिए। आफ्टर 6 मंथ जो उसने 9,000 जमा किया है और जब वो पेपर मिल गया उसको 10,000 का सर्टिफिकेट, जब उस 10,000 सर्टिफिकेट को वो बैंक में जमा करेगा वापस या आरबीआई को देगा वापस, तो वहाँ से मिलेगा उसको 10,000, यानी उसने लगाया 9,000 पर मिला उसको 10,000। ये जो 1,000 का डिफरेंस है, 10,000 माइनस 9,000, वही उसका इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है। इसीलिए इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड कभी कभी एग्जाम में आता जाता है कि व्हाट इज़ जीरो कूपन बॉन्ड, तो ट्रेजरी बिल को ही बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है। ये कोई फिक्स नहीं है 5%, 8%, ठीक है। और बेटा इसका भी टाइम पीरियड क्या होता है, ये 14 डेज से 364 डेज़ के लिए होता है, ठीक है, 14 डेज से 364 डेज़ के लिए होता है ना। बेटा थर्ड वन इज़ योर कमर्शियल बिल्स। बेटा कमर्शियल बिल्स कुछ नहीं है, इट मीन्स जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। आपने अकाउंट से पढ़ा होगा क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, इसमें बिल रिसेबल्स बिल्स पेबल होता था, उसी को हम बोलते हैं कमर्शियल बिल्स। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन पे ये बिल लिखता है, चाहे वो गुड्स खरीदने और बेचने के लिए हो या फिर एकोमोडेशन ऑफ गुड हो, मीन्स वेन देयर इज नीड ऑफ फंड। तो बड़ा इसमें होता क्या है, सेलर जो होता है वो ड्रॉवर होता है और बायर जो होता है वो ड्रॉई होता है। सेलर जो होता है ड्रॉवर वो बिल लिखता है और उसमें देता डायरेक्शन ड्रॉई को कि वो पैसा कब और कैसे देगा। और उस समय के पहले ये जनरली इनका 90 डेज़ का होता है और ये कम ज़्यादा दिन का भी हो सकता है इससे, बट 1 साल के अंदर के लिए होता है। तो इसमें तो क्या होता है कि जिसके पास बिल है मतलब ड्रॉवर, वो समय से पहले बैंक से पैसे को बिल को डिस्काउंट कर सकता है, मीन्स समय से पहले भी पैसा ले सकता है। सपोज 10,000 का बिल लिखा है ए ने बी के ऊपर, ए उस 3 महीने के लिए, ठीक है, तो 3 महीने से पहले ही अगर वो चाहे ए, तो इस बिल को जमा करके बैंक में कुछ डिस्काउंट कटवा के भी पैसा कट के बैंक से मिल जाएगा, ऐसा डिस्काउंट पैसा ले सकता है। इसे हम बोलते हैं कमर्शियल बिल्स और ये जनरली 90 डेज़ का होता है। और बेटा क्या होता है नेक्स्ट हमारा कमर्शियल पेपर। बेटा कमर्शियल पेपर क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं पहले हम। बेटा ये जो होते हैं रेपुटेड कंपनीज, मतलब वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ही इसको इशू कर सकते हैं। ये हाईली रेपुटेड कंपनियां होती हैं जो कि अपने क्रेडिट वर्दीनेस या अपने गुडविल के ऊपर ये पेपर इशू करती हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा बैंक में आप जमा करते हैं पैसा कुछ समय के लिए, तो आपको मिलता है इंटरेस्ट 6% का, ये देंगे आपको 8%, मोर देन दैट। अब बेटा आता है कि पैसे के लिए तो जो भी कंपनी की होगी क्रेडिट वर्दीनेस, तो लोग उसी कंपनी में पैसा लगाएंगे, नहीं तो पैसा नहीं मिल पाता है। और ये कंपनी क्यों इशू करती हैं इसको, तब होता है क्या, जैसे उन्हें कोई बड़ी कंपनी का कुछ भी ओपन करना है या कोई बिल्डिंग खरीदनी है, तो ये लोग को उसको बड़े बड़े अमाउंट का लोन चाहिए होता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए ये लोग इसको इशू करते हैं, उन्हें पैसा मिल जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग ना। बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू विद हेल्प ऑफ एग्जांपल कमर्शियल पेपर। फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट अ फ्लोटिंग कॉस्ट, दिस इज नोन एज अ ब्रिज फाइनेंस। जैसे मैंने बताया पहले आपको, एन एग्जाम्पल आई ऑल्सो टोल्ड अर्लियर बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन। For example, firm wants to raise long-term fund to buy a new office, building, machineries, etc. बेटा तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको चाहिए होगा शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करेगा कंपनी, लेकिन बेटा उसको भी इशू करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, प्रिंटिंग और प्रॉस्पेक्टस एक्स्ट्रा। इन सारी कॉस्ट को मीट करने के लिए ये कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करते हैं और उस पैसे से फिर ये
फंड रेज कर लेती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको पैसा आ जाता है, फिर वो इस कमर्शियल पेपर के पैसे को चुका देते हैं विद इन ईयर। गॉट इट? एंड योर लास्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो सोल्ड विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, विच कैन बी ओके, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, सॉरी मनी मार्केट, ठीक है। इसको सेकेंडरी मार्केट में भी सोल्ड किया जा सकता है। कैपिटल मार्केट होता है, दो पार्ट होते हैं, एक आपका था प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बोला गया है इट इज़ अ टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। इसमें कौन इशू करता है? इसे सिर्फ और सिर्फ बैंक इशू कर सकती है, और ये एक तरह का बियरर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट और टाइटल होता है। मतलब बेटा ये सर्टिफिकेट जिसके पास भी होगा मैच्योरिटी पे वो व्यक्ति पैसा ले सकता है। और इसे कौन ले सकता है बेटा? इसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ले सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन ले सकती है। इसका बेटा टाइमिंग क्या होता है? 91 डेज से लेकर के 1 ईयर के अंदर होता है, ठीक है। ना बेटा कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। बेटा ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। इसमें बेटा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए फंड चाहते हैं इन्वेस्ट करना या फिर रेज करना। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर, इसमें बेटा क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए पैसा इकट्ठा किया जा सकता है या इन्वेस्ट किया जा सकता है? वो है शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। गॉट इट? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट बाय V.K. Bhalla. He says capital market can be defined as the mechanism which channelize savings into investment or productive use. Capital market allocates the capital resource among alternative uses to intermediate flows of savings of those who save a part of their income and income from those who want to invest it in productive assets. Now, nature or features of a capital market. So it also link between the savers and the investment opportunities. तो ये मार्केट भी लॉन्ग टर्म के लिए सेवर्स को और बोरोवर्स को मिलाती हैं। सेकेंड है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मीन्स मोर देन 1 ईयर, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए होता है। थर्ड है बेटा यूटिलाइज इंटरमीडिएटरीज। इसमें डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं किया जा सकता। इसमें कोई ना कोई होता है इंटरमीडिएट ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैपिटल मार्केट में। इसमें कि ब्रोकर होते हैं, नरेटर होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं। फोर्थ बेटा आपका है इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एक्टिविटी ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु हैव सरप्लस फंड। ये उन्हें ऐसा मौका देता है, उनको देता है मौका जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो लोग लंबे समय के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बढ़ाता है इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब कैपिटल मार्केट जो होता है फ्री बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको कि फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है, रेगुलेट करता है, और वो एक तरह से क्या है गवर्नमेंट की बॉडी होती है, ठीक है। बेटा आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आई टोल्ड यू अर्लियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट और मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट को ही हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट, जहाँ पे पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर फर्स्ट टाइम सोल्ड करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैथड्स क्या क्या हैं, किस किस तरीके से प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है। तो पहला है पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस।
तो इसमें क्या होता है, कंपनी प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक को देती है, ऑफर करती है उनसे कि वो शेयर अप्लाई करें, ठीक है। और इसमें लिखा होता है साफ साफ कि भाई एक रिस्क की चीज़ होती है, इसलिए आप सोच समझ करके पैसे को इसमें इन्वेस्ट करिए। तो दूसरा होता है ऑफ़र फॉर सेल। तो ऑफ़र फॉर सेल में क्या होता है, इसमें नए सिक्योरिटीज़ ऑफर की जाती है जनरल पब्लिक को, बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी। इसमें कंपनी डायरेक्टली ऑफर नहीं करती पब्लिक को, बल्कि इनके पास बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मैंने बताया को पहले भी, ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, उनके ज़रिए ये इशू किया जाता है। तीसरा बेटा है प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे कि ये कंपनियां अपने कुछ पहले से चुने हुए लोगों को, यूटीआई को, एलआईसी को, जीआईसी को, इन लोगों को शेयर्स इशू करती है और हम लोग इनमें लगाते हैं पैसा और इनके थ्रू हमारा पैसा लगता है शेयर्स मार्केट। फोर्थ बेटा है राइट इशू, मीन्स फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, मतलब जो कंपनियां पहले से ही काम कर रही हैं, जिन्हें पहले शेयर खरीद रखा है, तो कंपनियां पहले उन शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करती हैं नया शेयर्स, और जब वो नहीं लेते हैं तब हम दूसरे लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं। और फिर बेटा है EIPOs, आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि आप ऑनलाइन के ज़रिए आसानी से शेयर खरीद और ले सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, कार्बी, फॉर्चून, एक्सेट्रा, ठीक है। अब बेटा हमारा आता है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है बेटा, सेकेंडरी मार्केट आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर हमारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू कंपनी जो है लोगों को शेयर देती है, इसे हम बोलते हैं ब्रोकर्स।